नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं शेखर जोशी की बहुत ही सुंदर कहानी गलता लोहा। कहानी शुरू करने से पूर्व हम शेखर जोशी जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तो शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कोसी का घटवार, 7 किलो, दाजू हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनकी कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद इनका शब्द चित्र है। इन्हें सम्मान मिला, पहल सम्मान। पिछली सदी का 6वां दशक हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानी का युगांतकारी बोले तो परिवर्तनशील यानी कि कहानी के क्षेत्र में नवीन प्रयोग होने लगे। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई, यानी कि महत्वपूर्ण विधा के रूप में उभर गई। उस पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन, यानी कि उस पूरे परिवर्तन के दौर की उन कहानियों को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान अन्यतम है, यानी कि जो साहित्यकार इस दौर के तहत आए उनमें शेखर जोशी का भी स्थान महत्वपूर्ण है। उनकी कहानियाँ नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं, अग्रणी कहानियाँ हैं उनकी उस दौर की। क्यों उनकी कहानियों में समाज का मेहनत कश और सुविधाहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है, यानी कि समाज का ऐसा वर्ग जो श्रमजीवी है, अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी सुविधाओं के नाम पे निराशा के अतिरिक्त उनके जीवन में कुछ भी नहीं, ऐसा वर्ग उनकी कहानियों में स्थान पाता है। निहायत यानी एकदम बिल्कुल निहायत सहज एवं आडंबरहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। रचना संसार से गुजरने का मतलब है उनकी कहानियों को पढ़ना। जब हम उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं तब हमें उनके समय के समकालीन यानी कि शेखर जोशी के समय के जनजीवन की जो विडंबनाएं थी उनको महसूस कर सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि उनकी रचनाओं में वही समाज का ऐसा वर्ग ही स्थान पाता है जो सुख सुविधाओं से वंचित है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि उनकी जो जीवन दृष्टि है, जीवन जीने का जो नज़रिया है वो प्रगतिशील है और यथार्थ बोध भी है, यानी कि वास्तविकता का ज्ञान भी वे रखते हैं। तो इन बातों का विशेष योगदान रहता है किसके लिए कि हम उनकी रचना संसार से जब गुजरते हैं तो तत्कालीन समाज के जनजीवन की विडंबनाओं को हम महसूस कर सकते हैं। तो शेखर जी की कहानियाँ विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेज़ी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हो चुकी है। इतनी प्रसिद्ध कहानियाँ उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। तो आइए अब हम बात करते हैं इस कहानी के विषय में। गलता लोहा। गलता लोहा शेखर जोशी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन यानी कि श्रम के आधार पर, पेशे के आधार पर जातियों का जो विभाजन किया गया उस पर कई कोणों से यानी कि कई दृष्टिकोण से, कई नज़रियों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर जोशी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा और बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गांभीर्य उतना ही अधिक है। यानी कि इनकी कहानियों में दिखावा नहीं है, बड़बोलापन नहीं है, तो क्या है, बिल्कुल वास्तविक अर्थ गांभीर्य है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही, यानी कि उन्होंने स्पष्ट नहीं किया किसी बात को कि ये नोटिस करने की बात है, इस प्रकार से नहीं, मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए, यानी कि पूरे पाठ से गुजरने का आशय कि पूरे पाठ को जब हम पढ़ते हैं, जब हम समझने का प्रयास करते हैं तब हम ये देख पाते हैं कि एक मेधावी यानी कि बुद्धिमान किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है।
जातीय अभिमान मतलब वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण होने का जो अभिमान है उसका वो बेमानी हो जाता है, यानी कि उसके कोई अर्थ नहीं रह जाते, उसके कोई मायने नहीं रह जाते। परिस्थितियों के कारण सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर सामाजिक विधि निषेध यानी कि समाज ने अलग अलग पेशे के लिए अलग अलग जाति निर्धारित कर रखी है। तो एक ब्राह्मण के लिए लोहारगिरी का काम करना निषेध माना जाता है, लेकिन उसने क्या किया है, मोहन ने क्या किया है, सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखा, यानी कि उनको दरकिनार करते हुए वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता है। आफर यानी कि जो स्थान जहाँ पर वो लोहे का काम किया जाता है उस स्थान का नाम है, उसे आफर बोलते हैं। तो आफर पर बैठता ही नहीं बल्कि उसके काम में अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जो है वो जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो, यानी कि जातीय अभिमान पिघल करके मानो बिल्कुल सरल बन रहा हो। तो ऐसा ही कुछ इस कहानी में हमें पढ़ने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अब हम कहानी गलता लोहा। मोहन के पैर अनायास बोले तो बिना किसी प्रयास के शिल्पकार टोले की ओर मुड़ गए। शिल्पकार टोला यानी कि जहाँ पर हाथों से कलाकारी का प्रदर्शन होता है, जैसे लोहार है, सुनार है, सुथार है, जैसे मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, जो लोहे से जो काम करते हैं। तो इस प्रकार उस शिल्प यानी कि कलाकार टोले की ओर मुड़ गए। उसके मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आफर की वह अनुगूंज शेष थी। मन के किसी कोने में यानी कि उसकी स्मृतियों में मानो धनराम लोहार के आफर की अनुगूंज यानी कि वहाँ पर लोहे को कूटने की जो आवाज़ है, पीटने की जो आवाज़ें हैं, मानो उसके कानों में अभी भी गूंज रही थी, उसे सुनाई दे रही थी, जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहा था। निहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़े की धप धप आवाज़, ठंडे लोहे पर लगती चोट से उसका ठनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली निहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था, क्योंकि स्कूल जाते समय उसने कई बार ये सब सुना है, तो उसके लिए परिचित आवाज़ें हैं जिन्हें वो सुन सकता है। लंबे बैंट वाले हंसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उगाई कांटेदार झाड़ियों को काट छाँट कर साफ कर जाएगा। घर से हंसुआ लेकर के निकला है इस उद्देश्य से कि वो खेतों के किनारे जो झाड़ियाँ उगाई है उनको वो साफ कर देगा। बूढ़े वंशीधर जी के बूते का अब ये सब काम नहीं रह रहा, यानी उसके पिताजी तो ये सब काम कर नहीं सकते। तो यही क्या जन्म भर जिस पुरोहिताई के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, या ये कोई कम नहीं था कि जीवन भर उन्होंने अपनी ब्राह्मणगिरी पुरोहिताई के बूते पर यानी बल पर उन्होंने अपना घर संसार चलाया था, घर गृहस्थी चलाई थी, वह भी अब वैसे कहाँ कर पाते हैं, यानी कि वो काम भी अब उनसे होता नहीं है। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते हैं, यानी कि जो यजमान हैं यानी जिनके यहाँ पर पुरोहिताई करने जाते थे वो लोग सिर्फ निष्ठा और संयम के कारण उन पर श्रद्धा रखते हैं। लेकिन बुढ़ापे का जर्जर शरीर उन पर श्रद्धा रखते हैं कि उनको बुलाते हैं अपने यहाँ, लेकिन ये बूढ़े हो गए हैं इतने, उनका जीर्ण शीर्ण शरीर जो है वो उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। तो सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था किसको, मोहन को, आज गणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था, अब मुश्किल ही लगता है, अब मुश्किल ही लग रहा है, यानी कि उन्हें लगता है कि बेटा ये काम कर दे, अब मुश्किल ही लग रहा है। ये 2 मील की सीधी चढ़ाई अब मेरे बूते की, अपने बूते की यानी अपने बश की बात नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, यानी कि एकदम से उनको मना भी नहीं बोल सकता मैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। मोहन उनका आशय न समझता हो ऐसी बात नहीं, मोहन पिताजी का आशय मतलब नहीं समझा हो इसका ऐसी बात नहीं है, वो समझ गया था कि पिताजी चाहते हैं कि मैं जा कर के ये काम कराऊं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का न उसे अभ्यास था, ऐसे आयोजन वो नहीं कर सकता था पिताजी की भांति, उसे अभ्यास नहीं था और वैसी गति भी उसमें, वैसी फुर्ती भी पिताजी की जैसी नहीं थी ऐसे कार्य करने की।
पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई हो, यानी कि पिताजी की बात मानो अनसुनी ही रह गई और अनुत्तरित ही रह गई, यानी कि उसका कोई उत्तर मोहन ने पिताजी को नहीं दिया। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हंसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा कि वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है, यानी कि पैनी नहीं रह गई है। उसको पैना करने के लिए उसे जाना पड़ेगा। धनराम अपने बाएं हाथ से धोंकनी फूंकता हुआ वो शिल्पकार टोले की तरफ ही जा रहा है, यानी कि लोहारों के उधर ही जा रहा है वो। तो उसने क्या देखा कि धनराम लोहार जो है वो हाथ से धोंकनी फूंक रहा है, चूल्हा जला रहा है और दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पलट रहा है। और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्तर एक डिब्बे के ऊपर बैठा उसकी कारीगरी को पार की निगाहों से देख रहा है, मानो उसे परखने का प्रयास कर रहा है कि उसमें कितनी कला कुशलता है। अब उसे क्या याद आ रहा है, कुछ पूछ रहा है वो। मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा, क्योंकि धनराम जो था वो उसका सहपाठी रह चुका है और इसीलिए वो उससे पूछ रहा है, क्योंकि धनराम काफ़ी समय बाद वापस अपने गांव आया है तो स्कूल की बातें, पुरानी बातें पूछ रहा है कि मास्टर त्रिलोक सिंह तो अब गुजर गए होंगे। मोहन ने पूछा। वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे, यानी कि अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं। अभी कहानी जो है फीडबैक में चलेगी, बिल्कुल पूर्व दीप्ति जिसे कहते हैं, यानी कि अब जो है मोहन और धनराम अपने स्कूल की, अपने पुराने बीते हुए समय की बातें करेंगे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई पुरानी बातों को याद करके। वह बोला, मास्टर साहब भी क्या आदमी थे लला, कि त्रिलोक सिंह जो मास्टर थे वो भी क्या आदमी थे। अभी पिछले साल ही गुजरे। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। ऐसे थे मास्टर त्रिलोक सिंह कि उनकी छड़ी, उनके डंडे से सभी बच्चे डरते थे। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कश खींचकर त्रिलोक सिंह स्कूल की चारदीवारी में उतरते हैं। कहानी फीडबैक में चल रही है, मैंने आपको बताया पहले भी, यानी कि अभी बिल्कुल ये अपने स्कूल के दिनों को ही याद कर रहे हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह जब स्कूल आते थे उससे पहले क्या करते थे, गोपाल सिंह की दुकान से हुक्का पी करके ही आते थे और थोड़ी देर पहले तक धमा चौकड़ी मचाते, उठा पटक करते, बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया है, यानी कि बिल्कुल सांस भी लेना बंद कर देते थे। कड़े स्वर में वह पूछते हैं, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? क्या पूछते हैं, बड़े कठोर स्वर में बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम लोगों ने प्रार्थना कर ली। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते, क्योंकि मोहन बड़ा प्रतिभाशाली बालक था, प्रबुद्ध बालक था। उनका प्रतिभाशाली बुद्धिमान बालक था। मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता, बिल्कुल सही अनुमान निकलता, बिल्कुल सही उत्तर देता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। फिसड्डी बालक यानी कि जो पिछड़ा हुआ है, जिसके पास उत्तर नहीं था, उसको मोहन को सौंप देते, उसको सजा देने के लिए। पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश दे देते मोहन को। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैंत खाए थे या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। थोड़ी बहुत तो ईर्ष्या थी सहपाठी होने के कारण, और किंतु फिर भी उसके प्रति विशेष स्नेह रखता था, आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता, देखिए आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि धनराम जो है वो मोहन के प्रति बचपन से ही श्रद्धा, आदर और प्रेम के भाव रखता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ये हो सकता है कि बचपन से ही उनके मन में जातिगत हीनता की भावना बिठा दी गई थी। उसके कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल और उनका नाम ऊंचा करेगा, धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था, यानी कि किसी प्रकार की ईर्ष्या वो रख ही नहीं सकता था धनराम के प्रति। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतीहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था, यानी कि तीसरी क्लास तक ही वो स्कूल जा पाया था धनराम। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरा का पाड़ा सुना तो।
12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का पहाड़ा ही उसके लिए क्या हो गया था, पहाड़ हो गया था, इनकी बहुत बड़ी मुसीबत बन गया था। 13 एकम 13 बोलता, 13 दूनी 24, 13 दूनी 24, यानी कि यहीं पे गलती हो जाती है उससे। सटाक, सटाक क्या, एक संटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई, यानी कि एक गीले डंडे से उसे पीटा और कि वो टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। इस प्रकार त्रिलोकसी मास्टर जो थे वो उनको पीट पीट करके और याद करवाते थे। तो इस प्रकार धनराम और मोहन जो है वो अपने अतीत की स्मृतियों में लीन हैं। और आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।